हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पार्ट 5 संगठन का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संगठन किसे कहते हैं, संगठन कहलाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, अर्थात उसके लक्षण को हमने देखा था और उसकी परिभाषा को भी देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संगठन का क्या प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो संगठन की विधि को संगठन की प्रक्रिया या संगठन के कदम भी कहा जाता है, संगठन के आवश्यक पग भी कहा जाता है। और हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि व्यवसाय की सफलता का जो मूल आधार है वो संगठन ही है। और उसके महत्व को हम लोगों ने देखा है कि कैसे कोई व्यवसाय तभी सफल होता है जब उसका संगठन मजबूत होता है, क्योंकि केवल नीतियाँ बनाने से कोई उपक्रम सफल नहीं होता, केवल पूंजी लगाने से कोई उपक्रम सफल नहीं होता, परंतु सफल होने के लिए एक मजबूत संगठन का होना बहुत आवश्यक है। और महत्व के संबंध में एंड्रयू कार्नेगी, जो एक बहुत बड़े प्रबंध शास्त्री थे, और सी केनिथ थे, वो सभी सहमत हैं कि संगठन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो संगठन की जो प्रक्रिया है या जो विधि है उसको बहुत सोच विचार के सूझबूझ के साथ तैयार करना चाहिए। और जब संगठन का निर्माण करते हैं तो बहुत से कदमों को उठाना पड़ता है और इन्हीं कदमों को संगठन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है उद्देश्यों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, कोई भी संगठन तभी कहलाएगा जब उसका कोई उद्देश्य होगा, और इसीलिए संगठन के साथ उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। बिना उद्देश्य का संगठन जो है संगठन नहीं कहलाता है। और संगठन के लक्षण में भी हम लोगों ने देखा था कि कहीं पे 10,000 व्यक्ति एकत्रित हैं, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के हैं तो वो संगठन नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए संगठन निर्माण का पहला कदम होता है उद्देश्य की रचना करना या उद्देश्य की स्थापना करना। तो उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए। वैसे तो पुस्तक में लिखा है नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए। संगठन के उद्देश्य में उन कार्यों की भी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए जिनके कारण संगठन की संरचना की जाती है। उद्देश्यों की स्थापना के समय कार्यों के उपकार्यों में विभाजित करना है और उनकी स्पष्ट व्याख्या करना चाहिए। यह स्पष्ट करना ज़्यादा उचित होगा कि संगठन किसी संस्था का होता है और संस्था के उद्देश्य ही संगठन के उद्देश्य होते हैं। अर्थात संगठन का अर्थ वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, और उनका उद्देश्य वही होता है जो संस्था का होता है। संगठन की स्थापना में की प्रक्रिया में जो दूसरा कदम होता है वो है क्रियाओं का निर्धारण। जैसे ही उद्देश्यों की स्थापना हो जाती है, दूसरा काम किया जाता है क्रियाओं का निर्धारण करना या उनका विभाजन करना। क्रियाओं का निर्धारण करते समय हमेशा संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही संगठन का निर्माण किया गया है। अतः कौन सा कार्य करना पड़ेगा इसको पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहिए और कार्यों को उप कार्यों में विभाजित कर प्रत्येक कार्य की स्पष्ट व्याख्या कर देनी चाहिए, जिससे कोई कार्य छूट न जाए या कार्य का कोई भाग न छूट जाए, जिससे कि उपक्रम को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस प्रकार पहला जो कदम है वो है उद्देश्यों की स्थापना, और दूसरा है उसके पश्चात क्रियाओं का निर्धारण। तीसरा जो है वो है क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। क्रियाओं का निर्धारण होने के पश्चात तृतीय क्रिया के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित क्रियाओं के विभिन्न समूह में वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात विभिन्न क्रियाओं को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है, जैसे क्रय विक्रय, विज्ञापन, निरीक्षण, विपणन, मजदूरी, वेतन आदि। और इस प्रकार वर्गीकरण करने से ही सभी विभागों या समूहों की क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं।
और जैसे ही क्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है विभिन्न क्रियाओं में, क्रय विक्रय, विज्ञापन, विपणन, वेतन, मजदूरी इत्यादि, उसके पश्चात चौथा जो कदम है वो है कार्य का विभाजन किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं का वर्गीकरण एवं सामूहिकरण हो जाने के पश्चात वर्गीकृत सभी कार्यों का विभाजन कर्मचारियों में हो जाना चाहिए। कार्य विभाजन के समय कार्य के स्वभाव की तुलना कर्मचारी की क्षमता से अवश्य करना चाहिए। प्रबंध के चैप्टर में हम लोग कार्य के विभाजन का सिद्धांत पढ़ा था, श्रम विभाजन का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कर्मचारी को उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य देना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य देना चाहिए। तो इसीलिए सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन कर उसको कार्य को विभाजित करना चाहिए। कार्य के विभाजन जैसे ही किया जाता है उसके साथ साथ उत्तरदायित्व की सीमा भी निश्चित कर देना चाहिए, ताकि कौन व्यक्ति यदि कोई कार्य नहीं हो पाया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही भी तय हो जाए। तो ये है चौथा कार्य का विभाजन। उसके बाद सत्ता का प्रत्यायोजन बोलते हैं, पांचवा कदम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, कोई भी कार्य जो है वो बिना अधिकार के नहीं हो सकता, और जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी मिली है जिस कार्य को करने की, जब तक उसके लिए उसको अधिकार न दिया जाए तब तक वो अपने कार्य को सफल रूप से नहीं संचालित कर सकता। अतः जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको कर्तव्य के साथ साथ अधिकार भी देना बहुत आवश्यक है। अतः किस कर्मचारी को किस सीमा तक अधिकार देना चाहिए इसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए, ताकि वो कर्मचारी अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने कार्य को पूरा कर सके। छठवां कदम है समन्वय व परिचय। जब सत्ता का प्रत्यायोजन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर लिया जाता है तो उसके करने के बाद सभी अधिकारी और कर्मचारी में आपसी समन्वय या तालमेल का होना बहुत आवश्यक है, और इस हेतु प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी का एक दूसरे से परिचय कराया जाना चाहिए, ताकि अधिकारी को भी पता चल सके कि उसके अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी कार्य करेंगे, और कर्मचारी को भी पता चल जाए कि उसको आदेश किस अधिकारी से मिलना है, तथा प्रत्येक कार्यस्थल, कार्य, कर्तव्य व एक दूसरे के संबंधों की भी स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए, और कौन किसके अधीन रहेगा इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो ये 6 कदम हो गए। अब 7वां हम लोग देखेंगे आदर्श वातावरण का निर्माण। वस्तु का उत्पादन एवं श्रमिकों की कार्यक्षमता को कारखाना का जो वातावरण है वो बहुत हद तक प्रभावित करता है कि किस वातावरण में अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहाँ पे कर्मचारी, मजदूर, अधिकारी कार्य कर रहे हैं तो जो कार्य स्थल है वहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, आराम गृह होना चाहिए, ताकि थकान अध्ययन में हमने देखा है कि श्रमिक को बीच में उसको जब रेस्ट मिले तो वो जाके वहाँ पे आराम कर सके। धुआं और गैस की निकासी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, कार्य की उत्तम दशा व उत्तम स्थिति होनी चाहिए, तभी जाके कर्मचारी या श्रमिक की जो उत्पादन क्षमता है वो अधिकतम हो सकेगी। और यदि वातावरण ही ठीक नहीं रहेगा, प्रदूषित रहेगा, तो अधिकारियों और कर्मचारियों और श्रमिकों के बीमार होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। उसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि मशीन और औजारों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कारखाने में इन सभी के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए, और उसके रख रखाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और सब सही रख रखाव होने से सामग्री जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगी और काम करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और जो आखिरी कदम है वो है मानसिक क्रांति, जिसको कि मेंटल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो सभी काम करने के बाद मानसिक क्रांति ये न केवल एक प्रक्रिया है बल्कि उत्पादन व विकास के लिए ये एक उत्तम स्थिति का निर्माण करता है। और मानसिक क्रांति के अंतर्गत सभी के अंतर्गत ये भावना लाया जाता है कि कर्मचारियों का हित व्यवसाय के हित में है
और व्यवसाय का हित कर्मचारियों का हित है। तो सभी को व्यवसाय की प्रगति के लिए तन मन से काम करना चाहिए और अच्छे कार्य करके अपनी कार्य कुशलता का परिचय देना चाहिए। प्रत्येक बातें प्रत्येक कर्मचारी को मन में भर देना ही मानसिक क्रांति कहलाता है। अर्थात इसमें ये कहा जाता है कि भाई आप मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे तो उपक्रम का फ़ायदा होगा, और जब उपक्रम को फ़ायदा पहुंचेगा तो उसका एक भाग जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा। इसी को ही मानसिक क्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा संगठन की प्रक्रिया और इसके अंतर्गत जो 9 कदम उठाए जाते हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया।